gravitation, ग्रेविटेशन इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, the earth attracts or pulls all the objects towards its center. The earth attracts or pulls all the objects towards its center. Towards its center. Full stop. The force with which the earth pulls the objects the force with which the earth pulls the force with which the earth pulls the objects towards it is called gravitational force of earth. Gravitational force of earth or gravity of earth. Or gravity of earth. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग this force is responsible for holding the atmosphere above the earth, for holding the atmosphere above the earth सेमीकोलन जानते हैं ना, ये एक डॉट लगा कर नीचे कॉमा, सेमीकोलन, for the rain falling to the earth, for the rain falling to the earth, for the rain falling to the earth, semicolon, and for the flow of water in the rivers, and for the flow of water, in the rivers. Full stop. It is this force only. It is this force only which keeps us firmly on the ground. Which
keeps us firmly on the ground. तो देखिएगा, सबसे पहले बात करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने अभी तक पढ़ा है, आज मतलब अभी नहीं, इससे पहले जो हम लोग जानते हैं वो क्या है, द अर्थ अट्रैक्ट्स और पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर। तो जो अर्थ है वो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। अब सेंटर का मतलब क्या हो गया, वो ये है कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ को हम सब जानते हैं सब कि ये स्फेरिकल शेप होती है, इसकी स्फेरिकल बॉडी होती है। तो अब अगर स्फीयर है तो उसका कहीं कुछ सेंटर भी होगा अर्थ का। अर्थ के सेंटर तक पहुंच पाना किस तरीके से पॉसिबल है कि हम किसी भी कहीं पर भी ज़मीन के किसी भी कोने पर खड़े हो गए और वहाँ पर हमने खुदाई शुरू कर दी, एक्सकेवेशन शुरू कर दिया। उसकी खुदाई करते गए और पहले यहाँ पर खड़े हुए थे और यहाँ पर खड़े होकर हमने बॉल को उछाला। अब जब बॉल को उछाला तो अपने कहा ये जो अर्थ है ना, ये अर्थ किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है। हमने बॉल को उछाला, बॉल आकर यहाँ पर पहले एक टप्पा लगा, उसमें फिर थोड़ा ऊपर उछली, फिर वापस गिरी, फिर अल्टीमेटली ऑसिलेशंस उसकी सस्टेन हो गई, फाइनली वो धीरे से नीचे गिर गई और रुक गई। ठीक है, तो हमने कहा कि अच्छा अर्थ जो है, अर्थ की सरफेस उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। फिर क्या हुआ कि किसी ने गड्ढा खोदा, ऐसे इतना गहरा गड्ढा खोद दिया। अब उसने यहाँ पर इस कोने में बॉल को उछाला, तो वो बॉल तो फिर यहीं रुक जानी चाहिए थी, क्योंकि सरफेस तक ही तो लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हुआ कि बॉल जो है वो इस गड्ढे में गिर गई। तो फिर दिमाग में ये आया कि अरे ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, क्या ये सरफेस तक नहीं लग रही है? जितनी इसकी खुदाई करते जाएंगे उतना अंदर बॉल जो है वो वहीं पर जाकर गिरेगी। तो क्या हुआ कि और खुदाई करी तो एक लिमिट होती है। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर हम खुदाई करेंगे तो पानी निकलेगा, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर खुदाई करेंगे तो नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल वो सब निकलता है। ठीक है ना, तो ज़मीन के नीचे से ही और मिनरल्स वगैरह निकलते हैं, तो वो सारी चीज़ें निकलती हैं। तो अर्थ के सेंटर तक पहुँच पाना वो पॉसिबल नहीं है, अर्थ के सेंटर तक पहुँच पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर लावा होता है, मॉल्टन लावा। वो मॉल्टन लावा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड स्टेट में भी हो सकता है और एक्सट्रीमली हॉट स्टेट में भी हो सकता है। उसके बारे में अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ समय बाद पता चलेगा। मतलब आजकल मॉडर्न साइंस बहुत आगे बढ़ गई है। हम 9th क्लास में, 10th क्लास में, अभी इस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी तो हम जो पढ़ते हैं वो ये बताते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ का रेडियस निकाला जा सकता है ना। 6 × 10⁻24 जो है किलोमीटर, वो उसका रेडियस होता है। अच्छा, इसी तरह से अर्थ का मास भी कैलकुलेट करा जा सकता है, उसका भी एक फॉर्मूला है, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस से, वो भी निकाला जा सकता है। मून के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक, लेकिन सन के बारे में नहीं पढ़ सकते। ये जानते हैं कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह देखते हो तो अभी जैसे हमारा चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है, तो वो आदित्य के नाम से, L1 के नाम से वो अब सन की तरफ भेजा है। तो ये बहुत, मतलब वो सोच पाना, हम तो कर रहे हैं इस काम को, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इस काम को कर रहे हैं, सोच पाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि क्या है कि सन से इतनी हीट जनरेट होती है कि वहाँ तक कोई मटेरियल पहुँचेगा कैसे, वो तो पिघल नहीं जाएगा क्या। ठीक है, तो अब इन्होंने सोचा है और आगे का सब कुछ प्रेडिक्ट करते हुए कि कितनी हीट वहाँ पर जनरेट हो सकती है। ठीक है, तो वो सब कुछ सोचते हुए ये सन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए वहाँ पर भेजा है। अभी आप आजकल न्यूज़पेपर्स में रोज़ पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब हमारा सैटेलाइट वहाँ बैठ गया है, तो वहाँ से रोज़ इन्फॉर्मेशंस आती हैं। आपने सुना होगा, अगर घर में मम्मी पापा ने किसी ने पेपर पढ़ा होगा, तो -228 डिग्री सेल्सियस मून का टेम्परेचर है, -228। सोच सकते हैं कि कितना कम है वो टेम्परेचर। तो ये कुछ अब जो ये जो नई जो चीज़ हुई है, जो हमारे कंट्री ने अचीव करी है, तो हम ही गाइड करेंगे सर, हमारा कंट्री ही गाइड करेगा। जैसे न्यूटन ने बताया, एप्पल तो सभी ने देखा था ना गिरते हुए, लेकिन न्यूटन ने बताया कि एप्पल नीचे गिरा है, ग्रेविटी लगी है। अभी यही वाला चैप्टर पढ़ रहा है ना, ग्रेविटी वाला। तो न्यूटन ने एक चीज़ और बताई थी, अभी पहले मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बारे में उसके बाद बताऊँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितना ज़्यादा इसको अंदर तक इसकी खुदाई करते गए अर्थ की सरफेस की, तो जितना भी उसकी मिट्टी वगैरह है उसको रिमूव करते गए, तो हमने ये देखा कि वो तो भाई जाता ही जा रहा है। तो फिर एक कंक्लूज़न पर पहुँचे, साइंटिस्ट सारे मिलकर एक कंक्लूज़न पर पहुँचे कि ये जो ग्रेविटी की जो फोर्स है, ये कहाँ तक लग रही है, ये अर्थ के सेंटर तक लग रही है।
फॉर एग्जांपल हमारे पास एक चुंबक रखी है, मैग्नेट रखी है, तो मैग्नेट ना 4 तरीके के मटेरियल्स को ही अपनी तरफ खींचती है। एक आयरन, एक स्टील, एक कोबाल्ट और निकल, बस ये 4 ही मटेरियल्स हैं। आप सोचोगे यार ये कॉपर को क्यों नहीं खींच रही, कॉपर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक। तो क्या है कि जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट से हमने थोड़ी दूरी पर एक लोहे का कोई पीस रखा और मैग्नेट को रखा, मैग्नेट उसको खट्ट से अपनी तरफ खींच लिया, चिपक गई। जैसे वो चिपक गई तो हम ये कहेंगे कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहीं तक था, खत्म हो गया, है ना, वो आकर रुक गया वहाँ पर। ऐसे ही हम ये कहते हैं कि अगर हमने किसी भी चीज़ को हवा में उछाला तो वो चीज़ कहाँ जाकर रुकेगी, वो अर्थ के सेंटर तक जाकर रुकेगी, ठीक है। अगर ज़मीन पर रुकी हुई है तो हम ये कह रहे हैं कि ज़मीन हिंड्रेंस पैदा कर रही है, ज़मीन बीच में एक रुकावट का काम कर रही है। आप ज़मीन को हटा दो वो और नीचे जाएगी, आप नीचे का लेवल हटाओ वो और नीचे जाएगी। तो जो भी चीज़ ऊपर फेंकी गई है वो कहाँ तक जाकर रुकेगी, अर्थ के सेंटर तक रुकेगी। तो इस लाइन का मतलब यही है, पहली लाइन का, द अर्थ अट्रैक्ट्स और पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट्स सेंटर, अपने सेंटर तक खींचता है किसी भी चीज़ को। अगला है द फोर्स विच मीन्स द अर्थ पुल्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ और ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ठीक है। ये आप सब पहले भी पढ़ चुके हैं कि अर्थ जिस फोर्स से खींचता है दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अगला देखें, दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ। हमारे जो अर्थ है, हम ये कहते हैं कि अरे भाई ठीक है, बाहर जरा खुले में जाओ, यहाँ ना दम घुट रहा है, बाहर जरा खुले में जाओ, वहाँ पर सांस आएगी, ठीक। तो खुले में सांस आएगी, इसका मतलब क्या है, खुले में ऑक्सीजन अवेलेबल है। क्यों है अवेलेबल, वो तो गैस है ना, गैस तो बहुत लाइट होती है, उसको तो उड़ जाना चाहिए, ठीक। लेकिन अवेलेबल क्यों है, अवेलेबल इस वजह से है कि वो जो गैस है उसके बहुत लाइट वेटेड पार्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, उसने उसको खींच के रखा है कि भाई मैं तुम्हें ऊपर तक नहीं जाने दूंगा। तो कहीं पर भी जो लाइफ है वो इसी वजह से पॉसिबल होती है कि वहाँ पर वाटर की ज़रूरत होती है और वहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ह्यूमन लाइफ, ठीक। तो जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर को रोक के रखने का काम भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करती है। ग्रेविटेशन खत्म करेंगे तो गैसेस भी उड़ जाएंगी, बचेंगी नहीं। अब जब गैसेस खत्म हो गई तो फिर ह्यूमैनिटीज़ कहाँ सर्वाइव कर पाएंगी। आगे चलते हैं, फॉर द रेन फॉलिंग टू द अर्थ, ठीक है। जो क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स दे गॉट बर्स्टेड, और फिर वहाँ से पानी की जो बूंदें हैं वो बाहर निकलनी शुरू हुई। बाहर निकलनी शुरू हुई तो वही अर्थ पर ही आकर क्यों गिरती हैं, ठीक है। वो इस वजह से गिरती है क्योंकि अर्थ उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी बारिश नीचे गिर रही है, नहीं तो हवा में लटक जाएंगी बूंदें पानी की, ठीक है, नीचे नहीं गिर पाएंगी। अगला, एंड फॉर द फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स। तो रिवर में जो, नदी में जो पानी लगातार फ्लो करता जा रहा है, एक लेवल पर है ना। क्यों करता जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा पानी उसने रोक रखा है, अर्थ ने खींच रखा है अपनी तरफ कि भाई मैं तुम्हें ऊपर नहीं उड़ने दूंगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरी प्रॉपर्टी, मैं रोकूंगी चीज़ों को, नहीं तो पता चला पानी ही उड़ने लगेगा हवा में, नहीं समझे, ठीक। तो वो चीज़ है। दूसरा, इट इज़ द फोर्स ओनली विच, इट इज़ दिस फोर्स ओनली विच कीप्स अस फर्मली ऑन द ग्राउंड। हमें ग्राउंड पर रखने वाली यही फोर्स है, नहीं तो पता चला पैर उठाया तो दूसरे हाथ से उसको दबाने में नीचे तो आ जा, है ना, पैर ही अटक गया ऊपर। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वही तो खींच रही है ना पैर को नीचे, तो इसी वजह से हम ज़मीन पर फर्मली खड़े रहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में न्यूटन ने जो नई चीज़ बताई थी वो क्या है, वो ये है कि मैं हूँ, तुम हो, हम जितने भी सब बैठे हैं, हम सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो न्यूटन ने ये बताया, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो ये अर्थ होती है ना, अर्थ के बारे में हमने ये देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ खींचती है चीज़ों को अपनी तरफ। तो हमने कहा कि भाई ये सिर्फ अर्थ नहीं है, हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, रिपेल नहीं करता। रिपेल होता है ना कि भाई चलो दूर हटो, नहीं, हम तो खींचेंगे एक दूसरे को अपनी तरफ। तो क्या है कि जैसे हम मान लीजिए मैग्नेट की बात करते हैं, तो मैग्नेट में आपने नोटिस करा होगा कि जैसे मान लीजिए 2 मैग्नेट के टुकड़े हैं आपके पास, आप 2 मैग्नेट के टुकड़ों को पास में लेकर आ रहे हो, वो एकदम से चिपक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपके दिमाग में खुराफात आई, आपने कहा एक मैग्नेट को पलट कर देखूंगा, तो आपने एक मैग्नेट को पलट दिया, फिर नज़दीक लाएंगे तो वो ऐसे ऐसे रिपेल करने लगेंगे, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकेंगे एक दूसरे से। तो दैट इज़ कॉल्ड रिपल्सिव फोर्स। लेकिन एक यूनिवर्सल लॉ है, पूरे यूनिवर्स का लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी न्यूटन ने ही सजेस्ट किया था। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर बॉडी इन दिस यूनिवर्स टुवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब अर्थ अगर सन को अपनी तरफ खींच रहा है तो सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, मैं तुम्हें अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तुम मुझे अपनी तरफ खींच रहे हो। ये जो चेयर है, इस चेयर में और मुझ में भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है।
तो हम ये कहते हैं कि अच्छा तो फिर ये चेयर मुझ में आके क्यों नहीं टकरा जाती या मैं इसमें जाकर क्यों नहीं टकरा जाता, क्योंकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से वो टकराता नहीं है। ठीक, तो अब आप नोट करें, हेडिंग डालिएगा, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। एवरी ऑब्जेक्ट का मतलब लिविंग नॉन लिविंग सारे ऑब्जेक्ट्स आ गए। हम पेड़ को अपनी तरफ खींच रहे हैं, पेड़ जो है वो हमें अपनी तरफ खींच रहा है। तो देखिएगा, हेडिंग डालेंगे, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स every object in the universe attracts every other object. Attracts every other object. एक चीज़ आपको पता होगी, आप सब लोग कब 2006 या 2007 में पैदा हुए होंगे आप सारे बच्चे? कब? 2009 में। अच्छा ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा नए हो अभी। चलिए, तो मैं थोड़ी सी पुरानी बात करूँगा, आपसे ज़्यादा पुरानी नहीं, थोड़ी सी पुरानी बात करूँगा। 2002-2003 तक मजाक उड़ाया जाता था, जो हम लोग जो योगा करते हैं ना लोग, उस चीज़ का मजाक उड़ाया जाता था। अगर कोई योग कर रहा है तो उसको देखकर हंसते भी थे लोग। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ना जो है लोगों को समझ में आना शुरू हुआ, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा बाबा रामदेव ने। बाबा रामदेव को तो जानते ही होंगे, उन्होंने योगा सिखाया, लोगों ने करना शुरू करा तो उनको उसके फ़ायदे नज़र आने लगे। तो ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ चीज़ वो ये है, ये जो हम लिख रहे हैं ना, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान राम, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और इंग्लिश स्क्रिप्चर में, किसी इंग्लिश लिटरेचर वाली बुक में पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा होगा लॉर्ड रामा। ठीक है, ऐसे ही लॉर्ड कृष्णा ए लगा देते हैं आगे। ठीक है, तो वो उनकी लैंग्वेज का है, लेकिन हम तो राम है तो राम ही बोलेंगे, कृष्ण को कृष्ण ही बोलेंगे ना। तो इसी तरह से एक्चुअल में ये था योग का हो गया योगा, योग का हो गया योगा। तो वो आ लगाने की ब्रिटिशर्स की आदत है, मतलब वो उनके जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसमें शायद कुछ है ऐसा, मुझे मालूम नहीं इतना डिटेल में, लेकिन वो लोग आ लगा देते हैं उसके अंदर। अब क्या है कि ये जो योग है, अगर आप इसका मीनिंग, एक्चुअल में मीनिंग देखेंगे तो इसका मीनिंग होता है समीशन। समीशन मतलब एडिशन। ये साइंटिफिक है, जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये साइंटिफिक है और प्रूवन है, ये प्रूवन है। अच्छा, प्रूव भी कब माना जाता है? जब कोई फॉरेनर उसको प्रूव कर देता है, तो मजाक उड़ा देते हैं आपस में एक दूसरे का। तो क्या होता है कि अब आपने एक चीज़ और सुनी होगी, योग का इवोल्यूशन हुआ, बड़ी तेज़ी से इवोल्यूशन हुआ 2002-2003 के बाद, और आज आप लोगों को पता भी होगा 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के उससे मनाया जाता है। तो पहले नहीं पूछा जाता था उसको, जब मैं छोटा था कोई जानता भी नहीं था, बल्कि मजाक उड़ाते थे, अगर कोई कर रहा है कि देखो पागल क्या कर रहा है, ठीक है, कोई पैर के नीचे से हाथ निकाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो होता था। तो अब एक चीज़ आपने और सुनी होगी, मेडिटेशन सुना है? मेडिटेशन, और शायद आपके घरों में कोई ना कोई मेडिटेशन करता भी होगा, कहीं ना कहीं अब हर घर में कोई ना कोई मेडिटेशन करता है। तो मेडिटेशन जो है, मेडिटेशन के लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स में अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसमें ये कहा जाता है कि भाई आपको जो अपना कंसंट्रेशन है, मतलब आपको फोकस करना है अपने माइंड को किसी एक चीज़ पर, सन पर, मून पर, बल्कि अलग अलग प्लैनेट्स पर भी फोकस करने के लिए बोला जाता है। और फिर उनके अलग अलग मंत्र वगैरह भी होते हैं, वो जो एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो जानते हैं। तो जो भी मेडिटेशन करता है वो करने के बाद में ये जरूर कहता है कि मैं बड़ा हल्का फील कर रहा हूँ। करने के बाद में वो कहता है मैं बड़ा हल्का फील कर रहा हूँ, बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। और जब वो करते हैं तो करने के दौरान ये भी होता है कि उनको अपना वज़न कम लगने लगता है। करते करते उनको लगता है कि मेरा वज़न कुछ कम हो गया, मैं वेटलेसनेस की तरफ जा रहा हूँ। वेटलेसनेस की मतलब ये नहीं है कि हमारे 6 पैक एब्स निकल गए और हम बड़े फिट हो गए एकदम से, ऐसा नहीं है। मतलब हल्कापन लगने लगता है। जैसे कभी कभी लिफ्ट में होता है, या वो एक जो राइड होती है जिसमें बड़ी तेज़ी से एक चीज़ को ऊपर लेकर जाते हैं, वो बहुत सारे लोग होते हैं बेल्ट वेल्ट बांध कर उनको, फिर छोड़ देते हैं ऊपर से, ले बेटा गिर, फिर सब चिल्लाते हुए आते हैं नीचे। तो वो जो बड़ी तेज़ी से जब चीज़ ऊपर जाती है तब ये लगता है कि भाई हमारे अंदर तो वज़न ही नहीं, हम कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, भाई कोई रोको हमको, तब भी चिल्लाते हैं सारे लोग। तो वो जो वेटलेसनेस है, वो वेटलेसनेस इसी की वजह से है, वो इसी की वजह से है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। के अगर किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करके फोकस करा जाए किसी चीज़ पर, तो वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। ठीक है,
कि मैं सोच रहा कि मैं पता नहीं कौन सी बात आपको बता रहा हूँ, ये फैक्ट है। वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। न्यूटन ने ये प्रूव करा था। अभी इसका एक लॉ भी है और इसका एक फार्मूला भी है, वो भी बताएंगे। और फिर एक चीज़ बताएंगे कि जो हमने एक चीज़ पढ़ी है अभी तक, उसमें ग्रेविटेशन में और ग्रेविटी में फ़र्क है, ये सब जानते हैं कि नहीं? ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में फ़र्क है या नहीं? नहीं है। सुनिए तो जरा, ग्रेविटेशन और ग्रेविटी में फ़र्क है। मैं तुम्हें अट्रैक्ट कर रहा हूँ और तुम मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये क्या है? दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ये अट्रैक्शन नहीं है, ये ग्रेविटेशन है। तो एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर बॉडी, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अगर उन दो बॉडीज़ में से एक बॉडी को हटा दो और उसकी जगह अर्थ को रख दो, अर्थ भी एक बॉडी है ना, तब वो जो फोर्स है, उस फोर्स को एक नया नाम दे दिया गया, ग्रेविटी। समझ गए? तो ग्रेविटी सिर्फ तब होगी, कोई भी दो बॉडीज़ हैं, मान लीजिए ये AC और मैं हूँ, तो हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स है, दिस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और अगर इन दोनों बॉडीज़ में से एक बॉडी को हटा दिया जाए और ये कह दिया जाए कि वो बॉडी अब अर्थ है, तो अर्थ और किसी भी बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, दोबारा सुनिए, अर्थ और किसी भी बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, उसका एक डेडिकेटेड नाम दे दिया गया, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी जो है वो ग्रेविटेशन का ही एक हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स क्या है? वो यूनिवर्सल फोर्स है। तो अगर मैं कहूँ कि सन है और जुपिटर है, ठीक है, जुपिटर प्लैनेट स्कूटर, ठीक है, तो सन है और जुपिटर है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है, दैट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और सन और अर्थ है, तब उनके बीच में जो फोर्स है वो कहलाएगी ग्रेविटी, क्योंकि एक बॉडी अब क्या है? अर्थ है। तो जहाँ पर भी एक बॉडी अर्थ हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। कभी कोई पूछे तो याद रखें। जो बच्चे साइंस लेंगे उनको, अभी आप 9th में हैं, वो 11th क्लास में इस चीज़ को और डिटेल में पढ़ेंगे, जो बता रहा हूँ। चलिए जी, ठीक है ना। तो वो जो योग की बात करी जा रही थी कि वो जो वेटलेसनेस है, वो इस वजह से है कि वो इंसान जिस चीज़ पर कंसंट्रेट कर रहा है, मान लीजिए वो सन पर कंसंट्रेट कर रहा है, तो सन उसको ना एक्चुअल में अट्रैक्ट करने लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं करता कि चल बेटा चल, तुझे मैं तारों की सैर कराऊंगा, है ना, और उड़ना शुरू कर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है। वो थोड़ा सा अट्रैक्शन का मतलब यही है कि हाँ, वो ऊपर की तरफ, हाँ, नहीं उसको मतलब ऐसा लगने लगता है, क्योंकि क्या है कि बहुत सारी जो बॉडीज़ हैं वो यूनिवर्स में मौजूद हैं, तो उसको लगने लगता है कि हाँ कुछ अट्रैक्शन है। तो वो अट्रैक्शन है, मान लीजिए हम बैठे हुए हैं और हमको यहाँ से कंधों से पकड़कर कोई हल्का सा ऊपर लिफ्ट अप करे, तो हमको हल्कापन नहीं लगता थोड़ा सा? वही चीज़ और कुछ। चलिए जी, अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लिख लो रही है, मजाक कर रहा है, नोट कर लीजिए सभी बच्चे। तो भाई मैं जो आपको बात बता रहा हूँ ना, इसको वेरीफाई करना गूगल पर। कभी सोचोगे मैं पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहा हूँ आपको, सचमुच में है ये फैक्ट। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, क्या हो गया पीछे? ठीक है, वो बाद में बता देना आराम से। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स every object in this universe, एक्चुअली ये कहानी मुझे भी हमारे एक सर ने ही बताई थी, बड़े महान थे, RK सिंह नाम था उनका, छोटी सी हाइट थी, और वो कुछ अगर पूछ लेते तो उनका मूड होता था किसी दिन अगर मूड है तो उस दिन इंग्लिश से नीचे उतरेंगे नहीं, उस दिन सिर्फ इंग्लिश में समझाएंगे। और किसी दिन अगर मूड है तो सिर्फ संस्कृत में, मतलब संस्कृति बोलेंगे, अब हमको तो समझ में ही नहीं आ रही है ना। और फिर जब समझाते थे तो थोड़ी देर बाद रीड कर लेते थे बच्चों के चेहरे, फिर ये कह देते थे अब तुम बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो मैं इसको जरा ट्रांसलेट कर देता हूँ। फिर ट्रांसलेट करके बताते थे, एक चीज़ को 3 अलग अलग तरीक़ों से बताते थे, मतलब बहुत गजब के टीचर। चलिए जी, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट attracts every other object with a certain force। यदि किसी को मीठा पसंद हो तो पेस्ट्री शॉप के बाहर खड़े होकर कंसंट्रेट मत करने लगना, ये पेस्ट्री उड़कर आएगी मेरे पास। एवरी अदर ऑब्जेक्ट
with a certain force. The force with which two objects. Next one लीजिए. The force with which two objects attract each other is called gravitational force. Attract each other is called gravitational force. चलिए जी, तो ये कह दिया इसने कि भाई हर कोई हर किसी को अट्रैक्ट करता है ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये बना दिया. तो फिर हम ऐसे आसानी से थोड़ी मान लेते हैं लोग, तो पहले तो हंसते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाओ. तो उसने फिर मैथमेटिकल फार्मूला भी डिराइव करा, उसको प्रूव करके दिखाया. तो इफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, एक लाइन और लिखेंगे, इफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ये कहानियाँ शुरू हो जाती है तुम्हारी. If the masses of the objects are small, then the gravitational force between them is very small. Then the gravitational force between them is very small. Is very small, which cannot be detected easily, जिसको आसानी से डिटेक्ट नहीं करा जा सकता. जैसे हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर चेयर रखी हुई है, तो हमारा जो मास है वो मास बहुत कम है. अब मास किन चीज़ों से कंपेयर करा जाए. अगर मान लीजिए हम कंपेयर कर रहे हैं उस मास को अर्थ के साथ में, तो अर्थ के सामने तो हमारा मास कुछ है ही नहीं ना, नेग्लिजिबल. तो जो बड़ी बड़ी बॉडीज़ हैं, जो बड़ी बड़ी फ्रोजन बॉडीज़ हैं, जो पूरे यूनिवर्स में है, कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं, हम तो 9 प्लैनेट्स की बात करते हैं, कुछ बॉडीज़ ऐसी हैं जिनके बारे में अभी तक लोगों ने भी आइडेंटिफाई ही नहीं करा है कि यहाँ पर कोई ये बॉडी है, तो मान लिया कि चलिए ये कोई स्टार है, वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि अगर जो वज़न है, तो मासेस जो है वो बहुत कम है, तो हम ये कहते हैं कि वो डिटेक्ट नहीं करा जा सकता. लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है, ना के बराबर है, लेकिन है. ठीक, अच्छा, उसके बाद देखेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हेडिंग डालिएगा यूनिवर्सल लॉ ऑफ gravitation. According to this law, every body in the universe
every body in the universe attracts every other body attracts every other body attracts every other body with a force which is directly proportional with a force which is directly with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Distance between them. Distance between them. अच्छा क्या कहा इसमें फिर कि उसने पहले ये तो बता ही दिया था कि इन दिस यूनिवर्स एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी. अच्छा अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कितना है भाई वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बताओ. तो न्यूटन ने वो प्रूव करके दिखाया. उसने बताया कि वो जो फोर्स है वो दोनों बॉडीज है. जैसे मान लीजिए एक बॉडी ये है, इसका मास है m1 और एक बॉडी ये है, इसका मास है m2 और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r. ठीक है. तो उसने बताया कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. m1 into m2 प्रोडक्ट हो गया मासेस का, एंड f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो लिखिएगा कंबाइनिंग द अबव टू फैक्टर्स, कंबाइनिंग द अबव टू फैक्टर्स. जी हाँ, जो भी दो बॉडीज हैं उनके बीच का डिस्टेंस, मेरे और इस चेयर के बीच का डिस्टेंस वो r है. नहीं ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने r बोल दिया यहाँ पर. ठीक है ना. अभी वो r भी क्यों बोला बताऊंगा, बस 1 मिनट रुकिएगा. कंबाइनिंग द अबव टू फैक्टर्स f is directly proportional to m1 m2 upon r². भाई अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या होगा कि f is directly proportional to m1 m2 हो गया और अपॉन में r² आ गया. यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² की भी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ये भी है. अब जब भी कभी ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन आता है उसको हटाकर इक्वालिटी साइन जब हमें लगाना होता है तो एक कांस्टेंट आता है. तो वो कांस्टेंट हो जाएगा कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², वेयर स्मॉल g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. स्मॉल g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. इट्स स्टैंडर्ड वैल्यू इज 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. ये डिस्टेंस को r क्यों लिया जा रहा है
ये डिस्टेंस को आर क्यों लिया जा रहा है? ये इस वजह से लिया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जो दो बॉडीज़ हैं, अब जो छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जिनका मास बहुत कम है, तो उनमें तो हम ये कह देते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर है, होता है लेकिन ना के बराबर है। तो हम जब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो उसमें पता है क्या आएगा? द सन ऑफ अर्थ इज़ दिस, द सन ऑफ मून इज़ दिस, द सन ऑफ मार्स इज़ दिस। तो उसमें ना प्लैनेट्स के मासेज आएंगे। तो आप देख रहे हो ना, आप छोटे से नन्ही सी जान है ना, और हम इतने बड़े बड़े जो है उनके सबके मासेज जो है उनके साथ डील करेंगे। तो क्या है कि आप ये देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हम सन की और अर्थ की बात कर रहे हैं, या मान लीजिए मून की और अर्थ की बात कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो सन है और इधर मान लीजिए अर्थ है। तो अर्थ जो है वो इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, ठीक है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। तो हम ये कहेंगे कि वो जो चक्कर काट रही है, तो वो क्या बन रहा है? उसका रेडियस बन रहा है, उसके पाथ का रेडियस बन रहा है। तो इस वजह से दोनों के बीच के डिस्टेंस को ना आर ले लिया गया, समझ गए? इस वजह से उसको आर ले लिया गया। वैसे तो एस बोल देते तो आर ले लिया। आप एक्स ले लो, वाई ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है? वो आर देने की वजह मैंने आपको बताया, ठीक है? हाँ जी, दोबारा बोलो। अच्छा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, मैं समझा दूंगा कैसे आया है, ठीक। चलिए जी, आज इतना कर लीजिए, बाकी कल कराते हैं। हाँ जी, क्या क्या क्या? अच्छा अच्छा, ये कहाँ से आया और ये कहाँ से आया? ये ऑब्जर्वेशन, ये उसने ऑब्जर्वेशन कर करके दिखाई अलग अलग बॉडीज में। अच्छा, वो अट्रैक्शन बहुत कम है ना। चलिए डिस्कस करूँगा मैं इस बारे में। सीधा सेंटर की तरफ जाएगी और सेंटर के आगे नहीं जाएगी, सेंटर पर रुक जाएगी, फिर वो हवा में हो चाहे वो रुक जाएगी। अगर उसको पूरा ड्रिल कर दिया ना, तो वो सेंटर पर जाकर रुक जाएगी, क्योंकि वहीं पर आकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। इस बार मेरे चक्कर में दर्द आई, मुझे भी नहीं पता होता है ये। एक लड़की चल रही है, पता नहीं मेहंदी का कलर आपको नहीं क्या लगती है इसमें।
भाई सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सेक्शन कब मिला? अभी दे आज ही करवाएगा। लास्ट टाइम क्या था ऑर्डर भाई? ट्रैकिंग समझ में नहीं आएगी अब मिस आ गई है। बाकी सब लोग सामने वाला जा रहा है और डेढ़ अपने को जा रहा है। पता नहीं मुझे। खत्म हो गया। अरे मम्मी के पास चला रहा था। अरे बेसिक क्या ही बात है। पढ़ाई के लिए ये बात है। कितनी देर नहीं पढ़ा उसके पास में कितना पढ़ा क्या क्या पढ़ा वो भी रात को घर पे आया चलो ये नोटबुक को भी दिखा दे ये दो तीन चैप्टर के मिक्स है जो जो चीज मुझे याद नहीं थी मैंने जस्ट वो देखी 3 वन शॉट देखे आपके तो उधर से मैं लड़कियों को तो उनका और बस दिखा दिया अच्छा मैं नेट बंद कर मैं वही सोच रहा हूँ नेट छुट्टी है सर को का ट्यूशन स्कूल हाफ डे अब मैं छुट्टी मार मेरा क्या कब है? 3 दिन में एग्जाम है हमारा। हाँ तैयारी है कैसी? बायोलॉजी क्यों नहीं हुई? सर आपने सर मेरा भी आ गया तुम्हारा दिक्कत है क्या? टीचर्स डे तो उसमें हाफ डे हो जाएगा? वो हाफ डे हो जाएगा? हमारे सामने तो 10 बजे चल रहा है क्या हमारे चल रहा है। 50 तक छुट्टी है 10:50 पर ही छुट्टी है? हां सर वाह। सैटरडे फ्राइडे को भी छुट्टी हो सकती है G20 का कर्फ्यू लगेगा। यहाँ नहीं इधर अबे यार दिल्ली थोड़ी ना है ये यहाँ से जो बाइडेन जाएगा तो ये सोचता है जो बाइडेन सेक्रेटरी से जा रहा है प्लान करो अरे भाई वो केवल दिल्ली में लगेगा बस भाई रूट तो यहाँ भी बंद होंगे टाइम बट हमारे स्कूल में एकदम क्लियर है हमारे स्कूल के बंद है इसलिए छुट्टी है तेरा स्कूल है ना? हमारा तो एग्जाम है ओए 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 वही- तू वही ग्रीन रूट ही लैंड है में भाई। पढ़ता है ना? नहीं हुआ इसके साइड में अबे अबे ग्रीन लाइन कहाँ से है ना? कहाँ से मैं वहाँ जाता भी नहीं हूँ उधर DDPS के पास है। नहीं तुम तो स्कूल अरे मैं सेक्टर 23 में भाई संजय नगर तो उल्टी तरफ है गया नहीं है संजय नगर क्या है नाम? ग्रीन लैंड। अबे अच्छा फील्ड। ग्रीन फील्ड है मैंने ग्रीन लैंड का स्कूल देख लिया। ग्रीन लैंड हाँ। वो तो वहाँ है दुबई। कहाँ है दो ग्रीनलैंड भी है कोई? हाँ सर सब कुछ है ग्रीन के नाम से। बस प्लैनेट भी नहीं सर हमारे तो बस दो ही प्राण हाँ यहाँ पर एक सोसाइटी भी है ग्रीन व्यू हाइट्स। वो तो हमारे वो तो है अरे हाँ वही है एक वो नहीं एलिगेंट पब्लिक स्कूल एक 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 जो रहा है मोनू चौधरी हॉस्टल क्या है ये अबे ये स्कूल है कौन सा? बबलू चौधरी? मोनू चौधरी। ग्रीनलैंड पब्लिक स्कूल साइड में मोनू चौधरी हॉस्टल पता नहीं क्या है हाँ सर एक अब ये क्या सिटी भी है मैकडॉनल्ड का है मैकडॉनल्ड्स से है ग्रीन मैकडॉनल्ड का जो MC है उसकी फुल फॉर्म कभी मोनू चौधरी तो नहीं है? अब क्या तुझे डांस ही देख रहा है भाई पूरा पे टीचर्स डांस की हमारी अपनी है काम कर रहे हैं। कुछ वो देखो बच्चा बन गया ग्रीनलैंड का चलिए क्या है सर ग्रीनलैंड का बच्चा तो खतरनाक लग रहा है। दिखा ना कोई भूल गई